हेलो बच्चों, आज है हमारा डे 3 चैप्टर 1 रियल नंबर का। सेकंड डे तक हम एलसीएम और एचसीएफ न्यूमेरिकल डिजिट्स का और वर्ड प्रॉब्लम हम सारी कवर कर चुके हैं। आज मैंने एलसीएम और एचसीएफ के कुछ एल्जेब्रिक टाइप वाले क्वेश्चन लिए हैं, इनमें न्यूमेरिकल डिजिट नहीं है। तो ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं और इसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो मैंने ऐसे क्वेश्चन कुछ कवर किए हैं। तो आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। इफ a इज इक्वल टू दिया है मेरे को एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और b इज इक्वल टू दिया है एक्स वाई क्यूब और बोल रहा है एक्स वाई आर द प्राइम नंबर्स, देन फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ ए बी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था एचसीएफ, सबसे पहले हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ के लिए मैंने बताया था सबसे पहले बच्चों में क्या लिखना है, कॉमन फैक्टर। क्या लिखना है, कॉमन फैक्टर। और फिर उसमें क्या लिखते हैं हम, स्मॉलेस्ट पावर। क्या लेते हैं हम, स्मॉलेस्ट पावर। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पे x है, इसमें भी x है, b में भी। तो x हमारा कॉमन हो गया, y इसमें है, y इसमें भी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कॉमन फैक्टर। अब लिखना है स्मॉलेस्ट पावर। यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो स्मॉलेस्ट पावर हो गई 1। और y की स्मॉलेस्ट पावर यहाँ पे कितनी है 3 और यहाँ पे कितनी है 2, तो स्मॉलेस्ट कितनी हो जाएगी 2। तो बच्चों अगर मैं HCF लिखना चाहूँ तो HCF मेरा कितना आ जाएगा, x की पावर 1 और y की पावर 2 यानी xy स्क्वायर। तो अलजेब्रा वाला का एलसीएम और HCF हम इस टाइप से फाइंड करते हैं। तो HCF हमने फाइंड कर लिया, जैसे पहले सिखाया था वही हमने इसमें मेथड लगाया। अब आ जाते हैं एलसीएम। एलसीएम में बच्चों क्या होता है, ऑल फैक्टर्स। ऑल फैक्टर इसमें कॉमन होना जरूरी नहीं है। और यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट। क्या लेते हैं, ग्रेटेस्ट पावर या एक्सपोनेंट। तो जरा देखते हैं, ऑल फैक्टर भी हमारे x और y ही है। तो अब x मतलब ग्रेटेस्ट पावर लेंगे, यहाँ पे 3 है, वहां पे 1, तो पावर आ जाएगी 3। और y की यहाँ पे 2 है, वहां पे 3, तो ये 3। तो बच्चों इसका एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे पास, एलसीएम हो जाएगा x की पावर 3 एंड y की पावर 3। तो ये एलसीएम आ जाएगा। इस तरह से हम अलजेब्रिक टर्म्स जब दी होती है तो ऐसे फाइंड करते हैं। एक क्वेश्चन और है, इसको भी कर लेते हैं। a दिया है p क्यू स्क्वायर और b दिया है p क्यूब क्यू एंड p एंड q बीइंग प्राइम नंबर्स, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब भी ये दो टर्म हमारी अलग अलग दी होंगी तो डेफिनेटली p और q प्राइम ही दिया होगा हमेशा। जब प्राइम नहीं दिया होगा तो मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, HCF निकालेंगे, फिर से क्या लेंगे, केवल हम कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। और यहाँ पे लेंगे स्मॉलेस्ट पावर। पावर कौन सी हम कंसीडर करते हैं, स्मॉलेस्ट पावर। तो कॉमन क्या है, P और Q दोनों में ही आ रहे हैं, तो दोनों ही कॉमन हो जाएंगे। यहाँ पे p की पावर 1 है, यहाँ पे p की पावर 3 है, तो स्मॉलेस्ट पावर हो गई 1। q की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे q की पावर 1, ये भी स्मॉलेस्ट हो गई 1। तो बच्चों HCF ऑफ a b कितना आ गया मेरा, ये आ जाएगा हमारा p की पावर 1 q की पावर 1 यानी pq, ठीक है। ये HCF आ गया। LCM के लिए मैंने आपको बताया कॉमन फैक्टर का मतलब नहीं है, ऑल फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स हम लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट। क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को ही हम पावर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑल फैक्टर्स यानी p और q ये तो सेम ही रहेंगे और इनकी ग्रेटेस्ट पावर, p की पावर इधर 3 है तो ये ग्रेटेस्ट है, यहाँ पे 2 है q की यहाँ पे 1 है तो 2। तो बच्चों एलसीएम मेरा कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम ऑफ ए बी कितना आ जाएगा, p क्यूब और q स्क्वायर। तो ये एलसीएम आ गया, ये एचसीएफ आ गया, ऐसे इसमें एलसीएम आ गया और ये एचसीएफ आ गया। तो चलते हैं अपने कुछ और क्वेश्चंस पे, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम दो क्वेश्चन और लेते हैं एलसीएम एचसीएफ के, उसके बाद हम प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी की तरफ चलेंगे। तो फिर मैंने क्वेश्चन लिया m इज इक्वल टू पी क्यू क्यू, n है पी क्यू और क्यू स्क्वायर r। तो मेरे को HCF और LCM फाइंड करना है। तो पहले मैं HCF फाइंड कर रहा हूं। HCF में क्या होता है बच्चों, कॉमन फैक्टर, ठीक है।
और यहाँ पे होती है स्मॉलेस्ट पावर। क्या होती है? HCF में स्मॉलेस्ट पावर। तो बच्चों कॉमन फैक्टर देखना है। देखो इसमें P है, इसमें भी P है, तो कॉमन फैक्टर में मैं P लिख सकता हूँ। इसमें Q है, इसमें भी Q है, लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पे R है बट यहाँ पे R नहीं है, तो R कॉमन फैक्टर्स में नहीं आएगा। तो अब देखना है स्मॉलेस्ट पावर। P की पावर 1 है, यहाँ पे P की पावर 3 है, तो स्मॉलेस्ट पावर हो गई 1। Q की पावर 3 है, यहाँ पे Q की पावर 2 है, तो स्मॉलेस्ट हो गई 2। तो अगर मैं HCF लिखना चाहूँ M और N का, तो वो कितना आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा P की पावर 1 Q की पावर 2 यानी PQ²। अब फाइंड करते हैं बच्चों एलसीएम। एलसीएम में कॉमन फैक्टर नहीं, सारे फैक्टर आते हैं, ऑल फैक्टर्स। और यहाँ पे जो पावर होती है वो हम लेते हैं ग्रेटेस्ट पावर। कौन सी लेते हैं? ग्रेटेस्ट पावर। ठीक है, तो जरा सारे फैक्टर्स लिखेंगे P Q और इसमें R भी आएगा, क्योंकि R एक में है बट दूसरे में नहीं है, इसलिए सारे फैक्टर्स हम लिखते हैं। P की पावर ग्रेटेस्ट, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3, तो P की पावर आएगी 3। Q की पावर यहाँ पे 3, Q की पावर यहाँ पे 2, तो यहाँ आएगी 3। R की पावर यहाँ पे कुछ है ही नहीं और यहाँ पे है 1, तो आएगी 1। तो बच्चों एलसीएम जो होगा मेरा वो होगा मेरा P की पावर 3, Q की पावर 3 और R की पावर 1, यानी PQ QQ इंटू R, ये हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, तो PQ QQ और R। अब ये जो फोर्थ क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार बच्चे गलत कराते हैं। इफ P एंड Q आर द पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट Q इज द मल्टीपल ऑफ P, देन फाइंड द एलसीएम ऑफ PQ। और इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा कि एक जो है हमारा नंबर वो दूसरे का मल्टीपल है, या एक जो नंबर है वो दूसरे का फैक्टर है, हम ये भी बोल सकते हैं Q इज द मल्टीपल ऑफ P, इसका रिवर्स भी बोल सकते हैं कि P इज द फैक्टर ऑफ Q, बात एक ही है। तो वो कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ PQ। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है अगर हम न्यूमेरिकल डिजिट से समझते हैं। भाई सपोज दैट मैं एक नंबर लेता हूं, यहाँ पे ले लेता हूं मैं 6, तो ये 6 है। अब दूसरा नंबर ले लेता हूं मैं 3, तो यहाँ पे कंडीशन देखो क्या हो रही है कि जो 6 है इसको Q सपोज करो यहाँ पे, और जो ये 3 है इसको P लेट कर लो। तो देखो कंडीशन बिल्कुल फिट बैठ रही है कि जो Q है वो P का मल्टीपल है, और यही उसमें लिखा हुआ है Q इज द मल्टीपल ऑफ P। तो अब एक बात बताओ कि जो 6 है वो 3 का मल्टीपल है या नहीं है, क्योंकि 3 के टेबल में 6 आता है, तो 6 3 का मल्टीपल है। तो अब अगर मैं 3 और 6 का एलसीएम फाइंड करूं तो एलसीएम 6 ही हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम वो नंबर होता है जो कि दोनों नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, तो 6 ही आ जाएगा। वरना आप करके देख लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 से कट करेंगे तो 1 और 1, तो 3 2 जा कितना हो गया 6। तो यानी जब एक नंबर किसी दूसरे नंबर का मल्टीपल होता है तो मल्टीपल ही एलसीएम हो जाता है। मल्टीपल इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ PQ। तो PQ में कौन सा हमारा मल्टीपल है ये बताओ जरा। तो हमारा Q मल्टीपल है, तो इसलिए एलसीएम बच्चों Q ही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में HCF नहीं पूछेगा कभी भी, क्योंकि जो हमारा फैक्टर है वो कौन सा फैक्टर है ये हम नहीं कह सकते। इस क्वेश्चन में हमेशा आपसे एलसीएम ही पूछेगा अगर एक नंबर किसी दूसरे का फैक्टर दिया हुआ है या दूसरा नंबर पहले वाले नंबर का फैक्टर दिया हुआ है। तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन में केवल एलसीएम ही पूछेगा। अब चलते हैं अपनी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की सेकंड थ्योरम पर। बच्चों जितने भी हमारे रूट वाले नंबर होते हैं अंडर रूट n टाइप, बट n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, वो सारे हमारे इरेशनल होते हैं। उन सभी नंबर को इरेशनल प्रूव करने के लिए एक थ्योरम का डेरिवेशन बहुत जरूरी है, वो हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होगा। तो चलते हैं हम उस थ्योरम पे। तो थ्योरम सेकंड है, फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसी की हेल्प से हम इसको प्रूव करेंगे। तो ये थ्योरम क्या है, लेट P इज अ
प्राइम नंबर क्या है थ्योरम, बहुत ध्यान से देखेंगे और ये बहुत यूज होती है। प्राइम नंबर एंड ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर जो ए है वो हमारा प्राइम होना जरूरी नहीं है, वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो वो ये क्या कहता है, इफ p डिवाइड्स a square then prove that p divides a। ये हमें प्रूफ करना है। ये थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में अप्लाई होगी। ये क्या बोल रहा है, p मेरा प्राइम नंबर है, ध्यान रखना है, a कोई भी नंबर है मेरा, ठीक है। तो अगर जो p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये बोल रहा है कि p a को भी डिवाइड करेगा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की हेल्प से इसको प्रूफ करेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलती है कि अगर कोई भी नंबर है मेरा कंपोजिट नंबर, तो a मेरा यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, वो कंपोजिट नंबर, वो प्राइम नंबर नहीं है, कोई भी नंबर है, यानी मैंने उसको कंपोजिट लिया। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ये बोलती है कि हम उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी उसके इतने प्राइम फैक्टर है, ठीक है। तो ये हमारा नंबर है a, ठीक है। तो इसके n प्राइम नंबर है, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से लिख दिया। अब ये जरूरी नहीं है कि प्राइम फैक्टर्स की कंडीशन क्या है कि एक तो इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, और दूसरा जरूरी नहीं है कि p1 p2 p3 ये हमारे डिफरेंट हो, सेम भी हो सकते हैं। सपोज 2 into 2 into 3, तो ये p1 और p2 सेम हो जाएंगे 2 into 2, ठीक है। तो नॉट नेसेसरीली द डिफरेंट, यानी सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। बट ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की यूनिकनेस का ध्यान रखना है कि ये जो a है, अगर इसके प्राइम फैक्टर p1 से pn तक है तो ऑलवेज यही रहेंगे, ना तो कोई प्राइम नंबर इंक्रीज होगा ना ही कोई प्राइम नंबर डिक्रीज होगा। ये क्या है, यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जिसको ये चीज समझ में ना आ रही हो तो हमारा जो वीडियो का जो फर्स्ट डे है उसमें वो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, ठीक है। तो a के ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं। तो अगर मैं a स्क्वायर करूंगा तो बच्चों कितना आएगा, p1 p2 p3 और कहां तक pn, एक बार, और दोबारा भी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, p1 p2 p3 कहां तक pn तक, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जब ये प्राइम नंबर इस वाले ब्रैकेट में भी और इसमें भी सेम है तो इनका स्क्वायर हो जाएगा, p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर p3 स्क्वायर और सो ऑन pn स्क्वायर, ठीक है। अब देखो गिवन कंडीशन क्या है कि p डिवाइड्स a स्क्वायर, ये कंडीशन गिवन है। तो देखो p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और a स्क्वायर के प्राइम फैक्टर क्या है मेरे पास, p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर p3 स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास a स्क्वायर क्या है बच्चों, p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर p3 स्क्वायर और pn स्क्वायर। और देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ यूनिकनेस से कि जो a है उसके और तो कोई प्राइम फैक्टर होंगे नहीं, तो यानी जो p है वो p1 p2 p3 pn में से ही है, यानी p belongs to p1 p2 p3 और pn, इनमें से ही है p, क्योंकि और तो कोई प्राइम फैक्टर हो नहीं सकते फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की यूनिकनेस की वजह से। तो जब p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है यानी p जो है वो p1 p2 p3 में से ही कोई एक है, तो वो हमारा जब इनमें से ही कोई एक है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। ये दिख रहा है, अगर p हमारा इनमें से ही कोई है तो a के प्राइम फैक्टर क्या है, p1 p2 p3 pn, तो इसलिए so that p also divides a, बस यही थ्योरम हमारी हर एक क्वेश्चन में लगेगी। तो अब चलते हैं अपने प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी वाले क्वेश्चंस पे। आप इस थ्योरम को अच्छे से समझ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे।
प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये वाले जो इरेशनलिटी होती है इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से यूज प्रूव करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है कि जो हमें प्रूव करना है पहले उसका अपोजिट लेट कर लेते हैं। तो √2 को क्या प्रूव करना है मुझे, इरेशनल नंबर, तो हम क्या लेट करेंगे, इसको रेशनल लेट करेंगे। तो करेंगे लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर। तो बच्चों रेशनल नंबर किस फॉर्म का होता है ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि √2 हो जाएगा हमारा p/q टाइप का। इस रेशनल नंबर की बच्चों यहाँ पे दो खास बात है जिसकी वजह से हम अपना प्रूफ कर पाएंगे कि एक तो q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, यानी ये हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लेट किया है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है दोनों। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो बच्चों √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा p/q का होल स्क्वायर। √2 का स्क्वायर हो जाता है 2 p²/q²। q स्क्वायर को इधर ले जाऊंगा तो 2q² इज इक्वल टू p²। अभी जो मैंने थ्योरम यूज करी थी वो यहाँ यूज होने वाली है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखो p² के कितने फैक्टर है, 2 और q², दो फैक्टर है p² के। 2 इंटू q² हो गई तो मुझे p² मिल रहा है, यानी p² के दो फैक्टर है 2 इंटू q²। तो यानी जो कोई भी नंबर अपने फैक्टर से जरूर डिवाइड होता है। ठीक है, जैसे 6 के फैक्टर है 3 और 2, तो 6 जो है वो 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। तो इसलिए p² के दो फैक्टर है यहाँ पे 2 और q², तो p² 2 से भी डिवाइड होगा और q² से भी। तो हमारा q² से तो कोई मतलब नहीं है, 2 से मतलब है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम p² इज डिवाइडेड बाई 2। तो सो दैट अभी जो हमने थ्योरम प्रूफ करी थी, सो दैट p इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2। तो यानी p भी उससे डिवाइड होगा। जो थ्योरम मैंने प्रूफ करी थी वो मैंने इसीलिए प्रूफ करी थी। ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि जो p है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। अब मुझे क्या लेना है बच्चों, लेट p इज इक्वल टू 2m ले लेता हूं मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2q²। अच्छा, p इज इक्वल टू 2m मैंने क्यों लेट किया कि यहाँ पे p और q कोई भी इंटीजर है एक्सेप्ट q इज नॉट इक्वल टू 0, और दूसरा इन दोनों में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, बाकी कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो इसलिए मैंने 2m ले लिया, p इज इक्वल टू 2m, और m की वैल्यू है हमारी 0 1 2 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2q² इज इक्वल टू p की जगह वैल्यू पुट करो 2m का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2q² इज इक्वल टू 4m²। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो बच्चों q इज इक्वल टू 2m²। ठीक है, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया तो ये आ गया 2m²। अब देखो यहाँ पे जो बात वहां पे थी वही यहाँ पे है कि q² के कितने फैक्टर है बच्चों, दो फैक्टर है, एक तो 2 और एक m²। और कोई भी नंबर अपने फैक्टर से जरूर डिवाइड होता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ q² इज डिवाइडेड बाई 2, सो दैट अभी जो थ्योरम प्रूफ करी थी उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, q इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2। तो देखो q भी 2 से डिवाइड हो रहा है और p भी 2 से डिवाइड हो रहा है, और मैंने अपनी कंडीशन में क्या लिया था कि p एंड q डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। तो यहां तो गड़बड़ हो गई, यहां तो कॉमन फैक्टर निकल नहीं रहा, दे हैव कॉमन फैक्टर। क्या है दोनों में कॉमन फैक्टर, 2। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। ये किस वजह से कॉमन फैक्टर निकल के आया है कि जो हमने अजम्पशन लिया है वो रॉन्ग है, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, इसीलिए √2 इज ऑलवेज ए इरेशनल नंबर, यानी √2 क्या होगा, हमेशा
इरेशनल नंबर होगा। मैंने रेशनल ऐड किया था और वो अजम्पशन हमारा रॉन्ग प्रूव हो गया। एक क्वेश्चन और मैं करूंगा इसी टाइप का, बिल्कुल सेम टू सेम, बाकी फिर आप ही को करने हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने बच्चों, प्रूव दैट √7 इज अ इरेशनल नंबर। सेम टू सेम उसी प्रोसीजर से करना है, लेकिन 2 क्वेश्चन हम करेंगे तो वो हमारे प्रैक्टिस में आ जाएगा। उसके बाद आपको मैं 2 क्वेश्चंस का होमवर्क भी दूंगा। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं इसको प्रूव करने के लिए। ध्यान ये रखना है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में जो चीज मुझे प्रूव करनी होती है उसका अपोजिट में उसको लेट करता हूं। तो लेट करेंगे, लेट √7 इज अ रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर किस फॉर्म का होता है बच्चों, ये बहुत अच्छे से आपको पता है। P/Q, 2 कंडीशन होती हैं, Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P and Q does not have any common factor, यानी P और Q क्या है, अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करेंगे हम इक्वेशन का, तो ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर इज इक्वल टू P/Q का होल स्क्वायर, यानी 7 इज इक्वल टू P²/Q²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो P² इज इक्वल टू आ जाएगा 7Q², ऐसा आ जाएगा। क्लियर है बात? तो P की वैल्यू हो गई 7 की। तो यहां से मैं ये देख रहा हूं कि P² के 2 फैक्टर हैं। P² किस किस से मिलके आ रहा है, P² किस किस से मिलके बना हुआ है, 7 × Q², यानी P² के 2 फैक्टर हो गए। तो कोई भी नंबर अपने फैक्टर से डिवाइड 100% होता है, यानी P² इज डिवाइडेड बाई 7। अभी जो थ्योरम प्रूव करी थी उसकी हेल्प से हम लिखेंगे, सो दैट P is also divided by 7, ठीक है, P भी 7 से डिवाइड होगा। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे P इज इक्वल टू 7m ले लेंगे, हम लेट कर लेंगे। रीजन भी मैंने बताया था, क्योंकि P और Q कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है। तो हम यहाँ पे P को 7m ले लेते हैं, m की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 0, 1, 2, ये सब हो जाएगी। ठीक है, तो P की जगह रखते हैं 7m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7Q², ये हो जाएगा 49m² इज इक्वल टू 7Q²। इस 7 को इधर ले आएंगे तो 49/7 m² इज इक्वल टू Q², ये 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 7m² इज इक्वल टू Q²। अब इस वाली इक्वेशन से देखो बच्चों, Q² आपको कैसे मिल रहा है, 7 × m², यानी Q² के यहाँ पे 2 फैक्टर हैं। कौन कौन से 2 फैक्टर हैं, एक तो 7 और एक m²। तो यानी कोई भी नंबर अपने फैक्टर से जरूर डिवाइड होता है। तो यानी Q² इज डिवाइडेड बाई 7। जब Q² 7 से डिवाइड है तो Q इज also divided by 7, क्लियर है बात? अब देखो मैंने पहले क्या ऐड किया था कि P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पे दोनों में के बीच में तो कॉमन फैक्टर निकल आया। तो लिख देंगे P and Q है कॉमन फैक्टर, और क्या है बच्चों वो कॉमन फैक्टर? कॉमन फैक्टर है वो 7। इसीलिए आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने लेट किया था वो गलत लेट किया था, ये हमने प्रूव कर दिया। और हमने क्या लेट किया था कि √7 इज रेशनल, इसलिए √7 इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। तो इस तरह से हम प्रूव करते हैं। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन का होमवर्क देता हूं। थर्ड क्वेश्चन आपको प्रूव करना है √3 इज अ इरेशनल नंबर, और फोर्थ क्वेश्चन है आपके लिए √5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, ये दोनों आपको होमवर्क में इसी मेथड से प्रूव करने हैं। एक बात का ध्यान रखेंगे, इस टाइप के सारे नंबर
इरेशनल होते हैं, बट उसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आना चाहिए। अगर मेरा √4 आ जाए तो ये रेशनल हो जाएगा, ये इरेशनल नहीं होगा, क्योंकि √4 कितना होता है बच्चों 2, और 2 कैसा नंबर होता है रेशनल, ये ध्यान रखेंगे। √9 आएगा तो वो भी रेशनल हो जाएगा, क्योंकि √9 क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर, किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो वो रेशनल हो जाएंगे। यानी रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अगर परफेक्ट स्क्वायर है फिर बच्चों वो रेशनल हो जाएगा, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो वो ऑलवेज इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे। ये 3 और 4 आपको होमवर्क में करने हैं, बल्कि अभी करिए वीडियो पॉज करके, तो ठीक रहेगा आपके लिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रूव दैट 5 माइनस √3 इज एन इरेशनल नंबर। इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा उसमें रूट वाला जो पार्ट होगा वो हमें इरेशनल दिया होगा। यानी इसमें मैं एक लाइन और इंक्रीज कर सकता हूं, प्रोवाइडेड दैट √3 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल। यानी √3 जो है वो हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वो √3 हमें इरेशनल दिया हुआ है। अगर √3 इरेशनल है तो आप प्रूफ करो 5 माइनस √3 भी इरेशनल होगा। यानी कंप्लीट क्वेश्चन ये इस तरह से है। ठीक है, तो इसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ही लगाना है। अगर मेरे को इरेशनल प्रूफ करना है तो मैं इसको रेशनल लेट करूंगा, लेट 5 माइनस √3 इज अ रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा रेशनल नंबर है मेरा। ठीक है, तो रेशनल नंबर बच्चों किस फॉर्म का होता है 5 माइनस √3 इज इक्वल टू P/Q टाइप का होता है। क्लियर है बात? तो अब क्या है, मैं इस तरह वाले क्वेश्चन में ध्यान आपको ये रखना है कि जो इरेशनल पार्ट है उसको अकेला कर देना है और एक साइड कर देना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे माइनस √3 है तो मैं √3 को इधर ले जाऊंगा, P/Q को इधर ले आऊंगा, तो ट्रांसपोजिशन करेंगे 5 माइनस P/Q इज इक्वल टू √3। यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूंगा तो बच्चों ये कितना आ जाएगा 5Q माइनस P/Q इज इक्वल टू √3। अब यहाँ पे देखो, ये जो मेरा रेशनल नंबर मैंने लेट किया था P/Q रेशनल नंबर, तो आपको यहाँ पे बताना है कि रेशनल नंबर में Q इज नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। बाकी P और Q क्या होते हैं हमारे इंटीजर्स होते हैं। अगर P और Q मेरे ये इंटीजर है तो ये लेफ्ट वाली टर्म क्या होगी बच्चों पूरी रेशनल होगी, क्योंकि अगर Q रेशनल है तो Q 5 रेशनल है, 5 दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा रेशनल, यानी ये रेशनल हो गया। P भी मेरा रेशनल है, यानी ये रेशनल आया था, ये रेशनल नंबर का डिफरेंस भी रेशनल होता है। अब ये ऊपर वाला पूरा रेशनल हो गया रेशनल, और Q भी रेशनल है, तो रेशनल नंबर का डिफरेंस डिवाइड भी रेशनल ही होता है। तो ये साइड पूरी क्या है बच्चों रेशनल, और राइट साइड क्या है √3 कैसा नंबर है जो मुझे दिया भी है और मैं जानता भी हूं, ये क्या है इरेशनल। और रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, बट यहाँ पे इक्वल आ रहे हैं। तो क्या मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से ये इक्वल आ रहे हैं, हमने गलत लेट कर लिया है। तो यहां पे लिख देंगे आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, यानी हमने गलत लेट कर लिया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा 5 माइनस √3 इज ऑलवेज ए इरेशनल नंबर, यानी ये हमारा कैसा नंबर है इरेशनल नंबर। तो इस तरह से हम इसको प्रूव करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी सेम टू सेम इसी मेथड से करेंगे। ये इरेशनल नंबर प्रूव कराना है, तो लेट 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर बच्चों किस फॉर्म का होता है बताओ जल्दी, P/Q टाइप का। P और Q इज नॉट इक्वल टू 0, और P और Q बेसिकली क्या होते हैं बिलोंग्स टू इंटीजर। ये जो साइन होता है इससे डरना मत, ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, और Z होता है हमारा इंटीजर।
यानी पी और क्यू क्या है, इंटीजर। ठीक है, अब मैंने बताया था इस क्वेश्चन को करने का मेथड ये है कि आपको इरेशनल पार्ट को एक साइड छोड़ देना है बस। तो कैसे करेंगे हम, 2√5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू -3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2√5 इज इक्वल टू, एलसीएम लूंगा तो p -3q अपॉन q, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, यानी √5 इज इक्वल टू p -3q अपॉन 2q। अब देखो p और q इंटीजर है, तो ये राइट वाला पूरा पार्ट क्या आ जाएगा बच्चों, रेशनल नंबर, ये रेशनल हो जाएगा। और √5 मुझे क्या है, क्या पता है बच्चों, इरेशनल। और क्वेश्चन में ये दिया भी होगा कि प्रोवाइडेड दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। अगर आपको √5 इरेशनल नहीं देता है तो हम इसको सपोज करके ही चलेंगे, यानी √5 को हमें पूरा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करके नहीं दिखाना है, हम यही लेके चलेंगे कि √5 मेरा इरेशनल है। तो इरेशनल नंबर है, √5 ये रेशनल है, और ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो ये किस वजह से इक्वल आए, कि हमने जो अजम्पशन लिया है वो गलत लिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। और क्या गलती हुई है, गलती ये हुई है कि 3 + √5 इज ऑलवेज ए इरेशनल नंबर, यानी ये हमारा बेसिकली इरेशनल नंबर था और हमने क्या लेट कर लिया, रेशनल नंबर लेट कर लिया, इसलिए हमारा मिस्टेक आ रही थी। तो इस तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको हमने प्रूव कर दिया। चलते हैं अपने कुछ और क्वेश्चंस पर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब करा रहा है, अभी तक जो हमने 2 एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्वेश्चंस, तो उसमें एक ही इरेशनल नंबर था। यहाँ पे दोनों इरेशनल नंबर है, तो कह रहा है दोनों का सम भी इरेशनल प्रूव करो आप। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड की हेल्प से हम क्या प्रूव लेट करेंगे, पहले लेट √2 + √5 इज अ रेशनल नंबर। क्या लेट करेंगे, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर किस फॉर्म का होता है बच्चों, √2 + √5 इज इक्वल टू p अपॉन q। देखो अब मैंने पहले ये बताया था कि इस वाले में रेशनल पार्ट को दूसरी तरफ ले जाओ, इरेशनल को अकेला छोड़ो बस। तो इसमें तो रेशनल है ही नहीं, तो इस वाले क्वेश्चन के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज और लिख लो, हमेशा लिखनी चाहिए आपको, q इज नॉट इक्वल टू 0 और p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो ये हो जाएगा √2 + √5 का होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा p² अपॉन q²। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे जब स्क्वायर करते हैं तो इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, आइडेंटिटी नहीं लगाते, 2ab की टर्म भूल जाते हैं और फिर आंसर गलत आता है। तो जब भी इसको खोलेंगे तो a + b टाइप का आइडेंटिटी लगाएंगे, यानी a² + b² + 2 × a × b, यानी √10 इज इक्वल टू हो जाएगा p² अपॉन q²। देखो √2 का स्क्वायर 2, √5 का स्क्वायर 5 + 2 a × b, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो √10। ठीक है, अब सबको उधर ले जाना है, यानी 2√10 इज इक्वल टू हो जाएगा p² अपॉन q² -7। ये 5 और 2 7 उधर चला गया। तो अब मैं अगर एलसीएम ले लूं तो √2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये q² इधर चला जाएगा, यानी p² -7 q² अपॉन q² बचेगा। और देखो ये जो 2 है ये इधर चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो p और q हमारे इंटीजर्स होते हैं, तो यहाँ पे p और q है और 7 और 2 है, सबके सब हमारे इंटीजर्स हैं। तो यानी ये राइट साइड जो होगी हमारी वो कैसा आएगा बच्चों, रेशनल नंबर। और मैंने बताया था अगर अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो दैट इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर। तो 10 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो लेफ्ट साइड है बच्चों मेरी इरेशनल नंबर। ये क्या है, इरेशनल नंबर। तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। और ये किस वजह से इक्वल आ गए, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। आवर अजम्पशन
इज रॉन्ग, इज रॉन्ग। और क्या गलती करी है हमने, बताओ क्या गलती करी है कि √2 + √5 जो है बच्चों वो इरेशनल होता है और हमने लेट कर लिया है उसको रेशनल। तो ये बात हमारी सही है, पहले वाली बात गलत है। इस तरह से हम प्रूव कर देते हैं। अब इसी सेम टू सेम क्वेश्चन उसने अलजेब्रा की फॉर्म में पूछ लिया है कि अगर p और q हमारे पॉजिटिव प्राइम नंबर्स हैं, यानी p और q प्राइम है, इसलिए उसने प्राइम बोल दिया ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर ना हो जाए। अगर ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हो गए तो ये इरेशनल ना हो गया रेशनल हो जाएगा, इसलिए उसने कंडीशन दी है कि p और q हमारे क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स, जिससे कि वो अंडर रूट सॉल्व ना हो सके। तो इसको इरेशनल करना है तो पहले इसको रेशनल लेट करेंगे, लेट √p + √q इज अ रेशनल नंबर। क्या ले लेंगे, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर किस फॉर्म का होता है बच्चों, √p + √q। इस बार मैं p/q नहीं लूंगा क्योंकि पहले से p और q मुझे दिए हुए हैं, तो मैं a/b ले लेता हूं, यानी b 0 नहीं होना चाहिए और a और b बिलोंग्स कर रहे हैं इंटीजर से, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बट अलजेब्रा में दिया हुआ है तो इसलिए मैंने कवर किया। √p + √q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a²/b²। खोलेंगे इसका होल स्क्वायर, p + q + 2 * अंडर रूट में pq आ जाएगा इज इक्वल टू a²/b²। इनको उधर ले जाएंगे, 2 अंडर रूट pq इज इक्वल टू हो जाएगा a²/b² -p - q। एलसीएम ले लेंगे तो बच्चों कितना आएगा, अंडर रूट pq इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा मेरे पास b², ये हो जाएगा a² - b²p - b²q, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में ये डिवाइड कर देगा। अब देखो p और q, a और b मेरे क्या है, इंटीजर, और बाकी क्या है p और q, वो भी मेरे पास क्या है, प्राइम नंबर्स है, वो भी पॉजिटिव प्राइम नंबर। तो पूरी राइट साइड जो हो जाएगी बच्चों वो कैसी आएगी, रेशनल नंबर, क्योंकि राइट में a b p q सारे रेशनल है और रेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब रेशनल ही होता है। और लेफ्ट वाला क्या है बच्चों, अंडर रूट के अंदर आए हुए हैं p और q, और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि उसने प्राइम नंबर बोला है। तो ये कैसा आ जाएगा बच्चों, मेरी लेफ्ट साइड इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर रेशनल के कभी भी इक्वल नहीं होता। तो ये इक्वल क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने एक मिस्टेक करी हुई है, अजम्पशन रॉन्ग लिया हुआ है। आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। और गलती क्या करी है हमने, बताओ, कि √p + q जो है वो ऑलवेज इरेशनल नंबर, और ये हमने गलती की थी, जो हमने उनको क्या ले लिया था, रेशनल नंबर, जबकि ये क्या है हमारे ऑलवेज इरेशनल नंबर। तो इस तरह से हम प्रूफ वाले क्वेश्चंस को करते हैं। चलते हैं हम अपने कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। अब चलते हैं बच्चों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अनदर यूज पे। बहुत ध्यान से इस चीज को हमें समझना है कि जो बच्चों रेशनल नंबर होता है, यहाँ से हम समझते हैं बच्चों जो रेशनल नंबर होता है, और इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन भी करेंगे। रेशनल नंबर होता है बच्चों p/q टाइप का, ठीक है। तो ये अभी फ्रैक्शन की फॉर्म में, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में। अगर मैं q से p को डिवाइड करूं, q से p को डिवाइड करूं तो ये डेसिमल एक्सप्रेशन बनेगा। तो डेसिमल एक्सप्रेशन हमारा दो टाइप का बनता है बच्चों, जब भी रेशनल नंबर है, 9th क्लास में हमने पढ़ा भी है। फर्स्ट बच्चों टर्मिनेटिंग, ठीक है, और सेकंड बनता है बच्चों हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग में लेकिन कंडीशन होगी दैट इज रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब होता है बच्चों कोई एक पैटर्न रिपीट करता चला जाएगा सेम टू सेम, ठीक है। तो दो तरीके का हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन बनता है। एक एग्जांपल लेके भी आपको समझा दूंगा मैं, ठीक है। अब जो टर्मिनेटिंग होता है वो हमें डिवाइड करके नहीं बताना है, इसमें कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा और कौन सा रिपीटिंग होगा।
हमें डायरेक्ट बताना है, तो उसमें हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यूज होती है कि जो हमारा क्यू है रेशनल नंबर में कंडीशन होती है क्यू कैन नॉट बी जीरो, ठीक है। तो जब हम क्यू के प्राइम फैक्टर करेंगे तो अगर वो इस फॉर्म के आते हैं 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, यानी उसके अंदर केवल प्राइम फैक्टराइजेशन में या तो 2 है या 5 है या 2 और 5 है, और कोई नंबर नहीं होना चाहिए, यानी अकेला 2 भी हो सकता है, अकेला 5 भी हो सकता है प्राइम फैक्टराइजेशन में, और 2 और 5 मिलके भी हो सकते हैं। तो केवल यही फैक्टर हमारे होने चाहिए 2 और 5 में, तो वो होता है बच्चों हमारा टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग में भी हमें एक चीज और बतानी है कि कितने डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स पे वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो अगर 2 की पावर m और 2 की पावर n है तो जो भी ग्रेटर होगा उतने ही प्लेसेस के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो यानी मैं यहाँ पे दो केस ले सकता हूं, इफ m ग्रेटर देन n है तो m प्लेसेस के बाद, क्योंकि m बड़ा है, m प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, और इफ n ग्रेटर देन m है तो n प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, यानी डेसिमल के बाद उसमें इतने ही डिजिट आएंगे। टर्मिनेट होने का मतलब ये है कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स उसमें आ रही है। अब रिपीटिंग क्या होता है कि उसमें अदर देन 2 and 5 भी होंगे फैक्टर्स में, यानी अगर मैं Q के प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो उसमें 2 और 5 से अलग भी नंबर होंगे, और अलग नंबर होगा तो वो नंबर डेफिनेटली क्या होगा, हमारा रिपीटिंग होगा। अब जरा ये जो बात मैंने लिखी है इसको मैं लिखा रहने देता हूं, इस पे बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चन लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो बच्चों, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है 17/8, ये रेशनल नंबर है हमारा p/q फॉर्म का, ठीक है। सबसे पहले इसे हम इस मेथड से करेंगे, अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से, फिर इसको डिटेल में भी समझेंगे। q है बच्चों मेरा डेनोमिनेटर, अगर मैं 8 के फैक्टर करता हूं तो बहुत इजी है बच्चों, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यानी 8 के फैक्टर कितने आए बच्चों, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0, ऐसे लिख सकता हूं, यानी इसमें 5 है ही नहीं तो मैंने ऐसे लिख लिया, तो 2 की पावर 3 आ गया, यानी इसके फैक्टर्स में 2 और 5 ही है केवल, कोई और नंबर नहीं है। तो ये बच्चों ये नंबर टर्मिनेट होगा। अगर मैं 8 से 17 में डिवाइड करूं तो जरूर डेफिनेटली वो ये डिवाइड जाके कहीं ना कहीं पर रुक जाएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब कितने कहां पे जाके रुकेगा ये भी मुझे डायरेक्टली निकालना आना चाहिए कि 2 और 5 में से जिसकी पावर ज्यादा होती है उतने ही प्लेसेस के बाद, उतने ही डेसिमल प्लेसेस के बाद ये डिवाइड टर्मिनेट हो जाएगा। तो पावर किसकी ज्यादा है, 2 की पावर 3, तो आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस, आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस ये टर्मिनेट हो जाएगा, डेसिमल प्लेसेस टर्मिनेट। अब देखो इसको जरा करके भी देख लेते हैं कि ऐसा होगा भी या नहीं होगा। करो जरा, 8 है ये 17 है, तो जरा डिवाइड करते हैं इसको, तो 8 बन जा 8 2 जा 16 चला जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 1, डेसिमल लगा लिया 0, 8 बन जा 8, कितना बचेगा बच्चों 2, 0 लगा लिया, 8 2 जा 16, कितना बचा बच्चों 4, फिर 0 लगा लिया, 8 5 जा 40। अब आप खुद ही देख लो, पहली बात तो देखो टर्मिनेट हो गया मेरा, हुआ कि नहीं हुआ टर्मिनेट, यानी रिमाइंडर 0 आ गया, और डेसिमल के कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो गया, 3 प्लेसेस के बाद। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 और 5 में से जिसकी पावर ज्यादा होगी उतने ही डेसिमल प्लेस के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा, और 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आता है तो वो टर्मिनेट नहीं होगा, रिपीटिंग होगा। एक क्वेश्चन मैंने इसी टाइप का लिखा है, 5 पे 15 पे जरा बच्चों फैक्टराइज करो, 3 5 जा 15 और 5 से कट करेंगे तो 1, तो इसके फैक्टर कितने आए बच्चों 15 के, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, 5 तो आ रहा है लेकिन इसमें 3 एक अदर नंबर भी आ रहा है जो कि 2 और 5 से अलग है,
तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा बच्चों, ये होगा रिपीट, यानी कभी भी ये डिवाइड रुकेगा नहीं। और जरा हम इसको चेक भी करके देखते हैं कि क्या ये टर्मिनेट तो नहीं हो जा रहा। तो 15 2 जा 30, ठीक है, कितना बचेगा बच्चों 8, डेसिमल लगा लिया 0, 15 5 जा 75, कितना बचेगा बच्चों 5, फिर 0 आ गया, 15 3 जा 45, कितना बचेगा बच्चों 5, फिर 0 लगा दिया, 15 3 जा 45, फिर 5 बचेगा, 0 लगा दिया, 15 3 जा 45। अब देखो ये 5 ही चलता रहेगा, कभी भी एंड नहीं होगा, यानी 38 अपॉन 15 की कितनी वैल्यू है बच्चों 2.53, और 3 के ऊपर हमने बार लगा दिया कि ये 3 बार बार रिपीट करता चला जा रहा है। तो ये भी हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब हम कुछ क्वेश्चन लेंगे, अब हम ये डिटेल में करके नहीं देखेंगे, डायरेक्टली उसको आंसर देंगे कि टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है। अगर टर्मिनेटिंग है तो कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा, और अगर रिपीटिंग है तो रिपीटिंग में केवल उसको डायरेक्ट रिपीटिंग लिख के हम आंसर देंगे। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है, और अगर टर्मिनेटिंग है तो कितने प्लेसेस के बाद, कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर के हमें क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर, और चेक करना है कि 2 और 5 के अलावा कोई आता है तो ये हमारा रिपीटिंग हो जाएगा। 5 से 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, तो 7 से 7 1 जा 7, 7 3 जा, और ये हो गया 13। तो बच्चों देखो इसके जो प्राइम फैक्टर आए हैं 4, इसके तो आए हैं 5 इंटू 7 इंटू 13। तो देखो अदर देन 2 और 5, अदर देन 2 and 5, so that रिपीटिंग क्या होगा बच्चों, ये रिपीटिंग होगा, एक कोई पैटर्न इसमें रिपीट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 3 4 3 का, करते हैं 3 4 3, ये किससे कैंसिल होता है, 7 4 जा 28, 7 से 7 4 जा 28, और कितना बचेगा 7 9 जा 63, और 7 7 जा 49, और 7 इसमें भी अदर देन 2 and 5, so that रिपीटिंग, ये भी कैसा होगा बच्चों रिपीटिंग, ठीक है, करते चलेंगे। रिपीटिंग का दूसरा नाम रिकरिंग भी होता है, अगर रिकरिंग दे देगा तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब 1600 के करते हैं फैक्टर, 2 से करेंगे तो 800, 2 से करेंगे बच्चों 400, 2 से करेंगे बच्चों 200, 2 से करेंगे तो बच्चों 100, और 2 से करेंगे तो 50, और 2 से करेंगे तो 25, और 5 से करेंगे तो 5, और 5 से करेंगे तो 1। तो यानी 1600 को मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। तो ये क्या होगा बच्चों टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि 2 और 5 ही आ रहा है। तो ये क्या हो गया बच्चों टर्मिनेटिंग। और कितने प्लेसेस के बाद, मैंने बताया था 2 की पावर और 5 की पावर में जो ग्रेटर होगा उतने ही डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो लिख देंगे टर्मिनेटिंग आफ्टर 6 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, यानी 6 डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यूमरेटर से कोई लेना देना नहीं होता, केवल डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करते हैं। 5 से 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, और 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 से करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5, और ये आ गया हमारा 5 से करेंगे तो 1, ठीक है। तो यानी इसमें ओनली 5, यानी केवल 5 आ रहे हैं, तो कैसा हो जाएगा बच्चों ये टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग है तो मेरे को डिजिट भी बतानी पड़ेगी कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा। तो आफ्टर, अच्छा हाँ, इसको पहले फैक्टराइज की फॉर्म में तो लिख लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा स्पेस करके,
3125 जो आया है बच्चों वो आया है 2 तो कोई आया नहीं है, तो 2 की पावर बच्चों 0 लिख दूं, इंटू 1 2 3 4 5 यानी 5 की पावर 5। मैंने पहले ही बताया था कि 2 की पावर 0 यानी 2 की पावर और 5 की पावर में जो ग्रेटर होता है उतने प्लेसेस के बाद, तो आफ्टर 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, 5 प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। अब आ जाते हैं 7th क्वेश्चन पे। सॉरी, यहाँ पे ये 2 की पावर दी हुई है, दोनों 5 की पावर नहीं है, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, तो मेरे को डिनोमिनेटर के पहले ही प्राइम फैक्टर करके दे दिया है। ये इन सब में सबसे इजी क्वेश्चन है, तो ओनली 2 और 5 है, तो बच्चों डेफिनेटली ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और अगर टर्मिनेटिंग होगा कितने प्लेसेस के बाद, इन दोनों में जो भी ग्रेटर है, यानी आफ्टर 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अब बस इसमें एक टाइप के क्वेश्चन और हो बचे हैं जिनको मैं अभी कवर करा देता हूं। पूरा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर आपका डिटेल में कवर हो गया। मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन बचा हुआ है। अगर आपको लगता है एक्सरसाइज करते में या एग्जांपल्स करते में कि कोई क्वेश्चन बचा है, तो आप उसको तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं वो टॉपिक पूरा क्लियर कर दूंगा। चलते हैं अपने कुछ और क्वेश्चंस पे। अब देखो, टेल्स अबाउट द डिनोमिनेटर ऑफ द नंबर। तो ये मेरे को 4 नंबर दिए हुए हैं, इनके डिनोमिनेटर के बारे में बताना है। सबसे पहले तो हम नंबर के बारे में ही बताएंगे, तब उसके बाद हम डिनोमिनेटर के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे 43.123456789, 9 के बाद टर्मिनेट, यानी ये टर्मिनेटिंग नंबर है। और टर्मिनेटिंग नंबर बच्चों कैसा होता है, रेशनल नंबर। तो सबसे पहले बताएंगे दैट इज द रेशनल नंबर। क्या है ये, रेशनल नंबर। और किस फॉर्म का है बच्चों, P/Q टाइप का। अब बताएंगे डिनोमिनेटर के बारे में। तो जो रेशनल नंबर टर्मिनेट होता है उसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म का होगा बच्चों, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, यानी डिनोमिनेटर के जो फैक्टर होंगे वो या तो 2 होगा या 5 होगा या 2 और 5 दोनों होंगे। तो डिनोमिनेटर हमारा इस फॉर्म का होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 43.123456789, और फिर ये रिपीट कर रहा है 123456789, फिर ये रिपीट कर रहा है और इंफिनिटी तक जा रहा है। तो यानी ये नंबर कैसा है बच्चों मेरा, रिपीटिंग और रिपीटिंग। अच्छा, इसके ऊपर एक बार इसको ये भी बता देते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग, जब भी तो हमें पता चला कि ये रेशनल नंबर है, तो फर्स्ट पे बताएंगे टर्मिनेटिंग है, फिर इसीलिए हमारा रेशनल नंबर है और इस फॉर्म का। तो ये है बच्चों रिपीटिंग। और रिपीटिंग नंबर भी बच्चों हमारा कैसा होता है बताओ, रेशनल नंबर। तो ये भी बच्चों क्या हो गया, हमारा रेशनल नंबर हो गया। क्लियर है बात। अब रेशनल नंबर हो गया तो किस फॉर्म का हो गया, P/Q का। और Q की क्या खास बात होगी कि जो होगा Q के प्राइम फैक्टर होंगे अदर देन 2 और 5, यानी 2 और 5 से अलग भी उसमें प्राइम फैक्टर होंगे। सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड, फिर से ये तो सेम केस है, रिपीटिंग हो गया हमारा। और रिपीटिंग है तो बच्चों रेशनल नंबर भी हो गया ये हमारा। क्या हो गया ये हमारा, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हो गया तो किस फॉर्म का हो गया, P/Q का। और जब ये रिपीटिंग हो रहा है तो Q के फैक्टर भी क्या होंगे, अदर देन 2 and 5, क्योंकि अगर 2 और 5 हो गया तो हमारा ये टर्मिनेट हो जाता है, लेकिन ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा और ना ही कोई पैटर्न रिपीट कर रहा। तो ये कैसा नंबर है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और ऐसा नंबर कौन सा होता है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है 9th क्लास में और 10th क्लास में भी, इर्रेशनल नंबर। तो ये कैसा नंबर है बच्चों, इर्रेशनल नंबर। और जब ये इर्रेशनल नंबर हो गया तो ये P/Q फॉर्म में नहीं हो सकता, इसलिए हम इसके डिनोमिनेटर के बारे में नहीं बता सकते। तो जितने भी हमारे क्वेश्चन थे हमने बहुत अच्छे से फर्स्ट चैप्टर किया, और फिर भी इसके बाद आपका डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।
उसके बाद मिलते हैं हम आपके साथ सेकंड चैप्टर को लेके।